अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माया जू प्रेप पर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं JKSSB का एक सेगमेंट जीके एंड करंट अफेयर्स। इसका एक सब टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को शुरू करेंगे। इसमें हम कवर करेंगे बेसिक्स से लेके एडवांस तक, और जो करंट डेवलपमेंट्स हैं वो भी कवर करेंगे, और जो करंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो भी इसमें हम कवर करेंगे। तो चलिए एस्पायरेंट्स शुरू करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो एस्पायरेंट्स आज हम पढ़ेंगे JKSSB जीके एंड करंट अफेयर्स का एक सब टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम सबसे पहले कवर करेंगे बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के बेसिक्स पहले कवर करेंगे, उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे इसकी एडवांसमेंट जो है, एडवांस में क्या है, इन टॉपिक्स के एडवांस में क्या क्या है और करंट अफेयर्स में क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायो से। तो एस्पिरेंट्स आप सब ने बायोलॉजी पढ़ी होगी, चाहे मिडिल लेवल पे या सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी लेवल पे या ग्रेजुएशन लेवल पे। तो बायोलॉजी लगभग सब ने ही पढ़ी होती है। तो बायोलॉजी क्या होती है? इट्स ए स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो बायोलॉजी में हम सबसे बेसिक्स टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है कि सेल। सेल आप सब जानते हैं कि जो सेल है इसकी एक बहुत ही मशहूर डेफिनेशन है जो सबको पता होती है। सेल इज basic structural and functional unit of life and functional unit of life। सेल जो है ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मीन्स के जो भी लिविंग थिंग्स हैं ये सब सेल्स की बनी होती है। ठीक है, तो उनकी जो स्ट्रक्चर होती है ये भी सेल से बनी होती है, और जो हमारी बॉडी जो फंक्शन करती है ये जो है ये सब कौन परफॉर्म करता है? सेल। तो स्ट्रक्चर का मतलब हो गया ऑल लिविंग थिंग्स are made up of cell। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर, मतलब बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर जिस भी लिविंग थिंग्स का होता है वो सेल का बना होता है। उसके बाद इस पे फंक्शनल। फंक्शनल मीन्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ऑल मेटाबॉलिक activities of a living body are performed by cell। ठीक है, सब जो भी लिविंग थिंग्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, जैसे हमारे अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंट सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, अबाउट 200 सेल्स के, एक लिविंग बॉडी 200 डिफरेंट सेल्स की बनी होती है। 200 डिफरेंट सेल्स। तो हर एक सेल का अपना अपना अलग अलग ऑर्गन्स बनाते हैं, और हर ऑर्गन हमारी बॉडी का अलग फंक्शन करता है। ठीक है, तो पता कैसे चला कि एक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये सेल के बने हैं? मीन्स कि पता कैसे चला कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स के बने होते हैं। तो इसकी डिस्कवरी पे जाते हैं हम। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। 1665 में
1665 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया अपनी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास था उनके पास, जो भी था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। किस पे किया? डेड कॉर्क पे। किस पे? डेड कॉर्क पे। कॉर्क समझते हैं आप? एक कॉर्क बोतल होती है इस तरह की, तो उसके ऊपर एक वुडन कॉर्क लगा होता है इस तरह का, गुटका टाइप, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डेड कॉर्क। इसी पे उसने क्या किया? अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट में क्या देखा उसने? उसने डिस्कवर किया कि इसके अंदर इस तरह के कंपार्टमेंट्स हैं, क्लोज्ड कंपार्टमेंट्स, क्लोज रूम लाइक या कंपार्टमेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने इसको नाम दिया सेल। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है क्लोज्ड रूम। जैसे हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कहते हैं कि उसको सेल में बंद कर दिया, जेल में होता है ना सेल, तो सेल होता है एक क्लोज रूम, ठीक है। तो उसने इसको नाम दिया सेल, ठीक है। उसके बाद और साइंटिस्ट आते गए जिन्होंने मतलब देखा कि रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी को देखा और सोचा जो रॉबर्ट हुक ने एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था डेड कॉर्क पे। तो उन्होंने और एक्सपेरिमेंट किए, फर्दर एक्सपेंड किया अपने एक्सपेरिमेंट। तो उसके बाद उन्होंने डिस्कवर किया कि चलो उन्होंने मतलब एक्सपेरिमेंट किया एक लिविंग मटेरियल पे। तो उन्होंने वाटर, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोन वॉन लीवनहुक, ठीक है, एंटोन वॉन लीवनहुक थे। उन्होंने सोचा कि जो रॉबर्ट हुक ने एक्सपेरिमेंट किया था वो डेड मटेरियल पे किया था, जैसे कॉर्क, ये तो डेड है। उन्होंने एक लिविंग मटेरियल पे अपना एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने देखा कि ये जो सेल है, ये मूवमेंट भी करता है, मतलब मूविंग है, ठीक है। ये जो सेल है ये मूविंग है। और वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया एक लाइव सेल को, ठीक है, एक लाइव सेल को अपनी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा। डिस्कवर्ड ए लाइव सेल, ठीक है। तो उसके बाद और एक्सपेरिमेंट हुए, चलते गए, मतलब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने काफ़ी साइंस की दुनिया थी जो, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। ये एक्सपेरिमेंट का सिलसिला चलता रहा, नई नई खोज निकलती रही। तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया? ये जो सेल है, सेल के सेंटर में एक डेंस पार्ट है जिसको उसने नाम दिया न्यूक्लियस, ठीक है, कि इसके सेंटर में एक डेंस पार्ट, मतलब एक घना सा कोई एरिया है जिसको उसने नाम दिया न्यूक्लियस, ठीक है। तो और उसने कहा कि जो सेल के सब फंक्शंस जो होते हैं ये न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो अगर लिख नहीं पा रहे तो दिख नहीं रहा है अच्छी तरह से, तो
आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको हमारी इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या कहा कि इसके सेंटर में एक डेंस पार्ट है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। उसके बाद और कई एक्सपेरिमेंट हुए, काफ़ी और जानकारी हासिल हुई, ठीक है, सेल के बारे में, लेकिन ये बहुत कम जानकारी थी सेल के बारे में, ठीक है। तब तक एक ईयर जब तक एक ईयर 1940 से 1960, इससे पहले जो हमारी डिटेल्स थी सेल के बारे में वो बहुत कम थी। मतलब इतना था कि लिविंग थिंग्स जो हैं सेल्स की बनी होती हैं, ठीक है, और इसके सेंटर में एक डेंस पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। और एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे लेकिन कोई एक ब्रेक थ्रू डिटेल्स इसके बारे में हमें इतनी पता नहीं थी, ठीक है। जब ईयर 1940 और 1960 के दरमियान एक रिवोल्यूशनरी डिस्कवरी होती है साइंस की दुनिया में, तो उसके बाद हमें सेल्स के बारे में और बहुत सारी जानकारियां हासिल हुई। तो ये डिस्कवरी क्या थी? ये डिस्कवरी थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इस डिस्कवरी की वजह से साइंस की दुनिया में एक रिवॉल्यूशन आ गया, क्योंकि पहले हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी, ठीक है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप का जो होता है रेजोल्यूशन वो बहुत कम होता है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो है रेजोल्यूशन बहुत स्ट्रांग रेजोल्यूशन होता है, इसका रेजोल्यूशन होता है, ठीक है। इससे हम कई गुना छोटी सी छोटी चीज़ को कई गुना रेजोलेट करके देख सकते हैं। मतलब माइक्रो थिंग्स सीन मोर क्लियरली, है, ठीक है। जो माइक्रो थिंग्स हैं इनको हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं। तो उसके बाद हमें सेल की फुल डिटेल सामने आई, ठीक है। सेल का क्या है, इसके पार्ट्स क्या है, कंपोनेंट्स क्या हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। तो यह जानने के बाद साइंटिस्ट ने सेल को डिवाइड किया डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की इजाद हुई उसके बाद हमने सेल को मोर रेजोल्यूशन, स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन पे देखा और उसके बारे में और बहुत सारी उम्दा डिटेल्स पे हमें सामने आई। तो उस बेस पे साइंटिस्ट ने सेल को डिवाइड किया डिफरेंट कैटेगरीज में, ठीक है। वो कैटेगरीज क्या क्या थी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बेसिक। तो सेल को डिवाइड किया उन्होंने प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रो मीन्स
हम सिंपली देख सकते हैं बिफोर और प्रीमिटिव, ठीक है। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। यू का मतलब होता है आफ्टर और ट्रू, ठीक है। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक सेल जो था ये अबाउट 3.6 बिलियन ईयर्स बिफोर आया था, मतलब जब से लाइफ स्टार्ट हुई थी, जब से लाइफ एग्जिस्ट होना स्टार्ट हुई, तब से ये सेल था, ठीक है। और ये इट्स अबाउट 1.5 बिलियन ईयर्स आफ्टर प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। ये सेल आया, ठीक है। तो ये जो सेल था जब से इस प्लेनेट पे लाइफ स्टार्ट हुई, तो तब प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब साइंटिस्ट ने कहा ये प्रोकैरियोटिक सेल था। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल जो था ये ट्रू, इसका एक न्यूक्लियस था, मतलब एक फंक्शनिंग जो आजकल लिविंग थिंग्स में हमें है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स है ना, एनिमल्स, सब में क्या है, प्लांट्स वगैरह में यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। तो इसकी कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं थी, किसकी, प्रोकैरियोटिक सेल की, ठीक है। कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं थी, और इसमें कुछ इसके जो फंक्शन था कोई डिफाइंड फंक्शन नहीं था, कौन क्या फंक्शन करता है, कैसे करता है, ठीक है। एक अनरेगुलाइज्ड इसकी सेल वॉल थी, ठीक है, और साइज़ बहुत छोटा था। ये बैक्टीरिया वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका कोई वेल डिफाइंड फंक्शन, स्ट्रक्चर और फंक्शन नहीं था, पता नहीं था, ठीक है। और जो ट्रू मीन्स सही वाला, ठीक है। तो ये 1.5 बिलियन ईयर्स बाद में आया, तो इसकी एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर थी, और फंक्शन, ठीक है। ये ऐसे होता है जैसे पुराना मोबाइल और नया मोबाइल, ठीक है। जो आजकल का स्मार्टफोन है और जो पुराने ज़माने का जो फ़ोन था, उसमें उसका कोई वेल डिफाइंड फंक्शन नहीं था, सिर्फ एक फंक्शन था, कॉल वगैरह करने। आजकल के स्मार्टफोन में क्या आते हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस आती हैं, जैसे बैंकिंग के लिए अलग है ना, मैसेजिंग के लिए अलग है, डिफरेंट फंक्शन। इस तरह इसमें वेल डिफाइंड फंक्शन जो थे वो मतलब क्या थे, बांटे हुए थे। जैसे किन में बांटे हुए थे, उनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स जो यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, उनका अपना अपना फंक्शन होता है। जैसे एक फंक्शन करता है, दूसरे का वेल डिफाइंड फंक्शन दूसरा है, प्रोटीन कौन सिंथेसिस करेगा, ठीक है, सेल डिवीजन कौन करेगा, ठीक है। इनका अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। तो उसके बाद यूकैरियोटिक को डिवाइड किया, क्लासिफाई किया दो पार्ट्स में, एक प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल को हमने डिवाइड किया प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है। तो प्लांट सेल हम यहाँ पे डायग्राम की मदद से समझेंगे। प्लांट सेल का ऐसा होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। ये डबल मेम्ब्रेन होता है इसकी, ठीक है। तो इसका जो एनिमल सेल है वो ऐसे होता है, ठीक है।
इसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस, ठीक है, इसके सेंटर में नहीं, साइड में होता है न्यूक्लियस, ठीक है। और ये होता है इसका वैक्यूल, ये है साइटोप्लाज्म, इस स्पेस को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये बाहर से इसका सेल वॉल, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसके जो दरमियान में जो स्पेस होती है, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स जैसे वैक्यूल, ठीक है, इसमें भी वैक्यूल होता है मगर साइड में होता है, ठीक है। जिसमें जो साइटोप्लाज्म होती है, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। जो सेल का जो पूरा सारा फंक्शन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। न्यूक्लियस भी साइटोप्लाज्म में होता है, बाकी जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, ठीक है। ये सब कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो डिफरेंट जो है सेल ऑर्गेनेल्स अलग अलग फंक्शन करते हैं, क्योंकि सेल इज़ द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंक्शन जो है वो सब सेल परफॉर्म करता है। तो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है, गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडीज़ का क्या फंक्शन है, लाइसोसोम्स का क्या फंक्शन है, ठीक है। न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है, ठीक है। न्यूक्लियस भी एक सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। तो हाँ, एक बात, प्लांट का जो आउटर कवरिंग होती है ये डबल मेम्ब्रेन से होती है। ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ये है सेल वॉल। जो सेल मेम्ब्रेन है ये सिर्फ एनिमल सेल्स में होती है, ठीक है। जो जैसे हमारे सेल में है ना एनिमल्स, तो सेल वॉल जो होती है ये ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। वाई, जो सेल वॉल है ये एनिमल सेल में क्यों नहीं होती है, ठीक है। देखो, जो प्लांट है, ठीक है, ये मूवमेंट नहीं करते, ठीक है। जो एनिमल हैं और ह्यूमंस हैं, ठीक है, ये मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो इनमें एबिलिटी होती है कि ये एडवर्स कंडीशंस में अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे कोई आंधी आ गई, तूफान आ गया, तो एनिमल्स क्या करेंगे, सेफ प्लेस पे चले जाएंगे, ठीक है। या कुछ ऐसा और एडवर्स कंडीशन आ गई तो वो अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन प्लांट्स क्या करेंगे, प्लांट उस एडवर्स कंडीशन को फेस करते हैं, ठीक है। तो सेल वॉल क्या होती है, ये फ्लेक्सिबल होती है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है ना, ठीक है।
जो सेल वॉल होती है ये रिजिड होती है, ठीक है, रिजिड एंड हार्ड, ठीक है। ये प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, किसी भी मतलब जो भी एडवर्स कंडीशन होगी ये उसको प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि ये रिजिड होती है। अगर आपने प्लांट को टच किया होगा तो उसकी कितनी हार्ड होती है, एनिमल्स को टच करोगे जैसे फ्लैश वगैरह को तो कितना सॉफ्ट होता है, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये फ्लेक्सिबल होती है और सेल वॉल रिजिड और हार्ड होती है। क्यों? क्योंकि वो प्लांट्स को एडवर्स कंडीशन में प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। ठीक है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। इसलिए प्लांट सेल में जो होती है सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, ठीक है। तो ये जो सब आगे बढ़ते हैं हम, तो सब सेल ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज और लाइसोसोम्स ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो इनको अब 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले है माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस किसे कहा जाता है? पावर हाउस वो जगह होती है जहां से पावर सप्लाई होता है, ठीक है। तो सेल को कौन सा पावर चाहिए? सेल को फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। जैसे हमें फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए, जैसे चलना है, सोचना है, खाना है, पीना है, ठीक है। इस सब के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आती है? सेल से। कहाँ से आती है? सेल से, ठीक है। तो सेल में किसका स्पेसिफिक फंक्शन है जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है? तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। ठीक है, इस तरह की। तो इसके अंदर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन होती है ये, ठीक है। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है इसकी और ये इनर, ठीक है। तो इसका अपना डीएनए होता है एक, ठीक है। ये हाफ कट है, ठीक है। ये ऐसे इस तरह का होता है, ठीक है ना। इसको हमने कट किया ताकि आपको पता चले इसके अंदर क्या होता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है। तो एक लिविंग बॉडी को एनर्जी कैसे मिलती है? ठीक है, हम फूड खाते हैं, ठीक है, वो डाइजेस्ट होती है और कहाँ जाती है? ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कहाँ पहुँचती है? सेल में, ठीक है। उसके बाद हम सांस लेते हैं तो हम अंदर क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ पहुँचती है? वो भी कहाँ पहुँचती है? सेल में, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ये इंग्रेडिएंट्स लेता है, ठीक है। जैसे फूड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू पहुंचती है ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम से पहुंचती है सेल्स में, ठीक है। और ठीक है, ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं तो हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, वो भी ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए कहाँ पहुंचती है? सेल्स में, ठीक है। ये इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं किसको? सेल को। सेल के अंदर किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इन दोनों को लेती है और कन्वर्ट करती है किस में? एनर्जी में, प्लस CO2 रिलीज होता है, ठीक है।
एनर्जी, एक एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है? एनर्जी करेंसी में, ठीक है। उसको एनर्जी करेंसी होती है एटीपी, इसको कहा जाता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। फूड से जो भी फूड कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ठीक है, फैट्स, विटामिन्स, ठीक है, ये हमारे ब्लड स्ट्रीम के स्मॉल इंटेस्टाइन्स के थ्रू एसिमिलेट होके कहाँ जाते हैं? हमारे सेल्स तक पहुँचते हैं। उधर से ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं तो वो लंग्स के ज़रिए ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कहाँ पहुँचती है? सेल तक। तो इन दोनों को यूज़ करके जो डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस करके, है ना, ठीक है, ये चेंज करती है माइटोकॉन्ड्रिया उसको किस में? एनर्जी में, ठीक है। तो एनर्जी किस फॉर्म में बनती है? एटीपी, ठीक है। एटीपी हो गया एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये एनर्जी जो है ये सेल यूज़ करता है बाकी फंक्शंस करने में, ठीक है, क्योंकि ऑल फंक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय सेल, ठीक है। जैसे प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, बाकी ट्रांसपोर्ट, ठीक है, बॉडी डिफेंस, ठीक है, सेल डिवीजन, ठीक है, बाकी मतलब जो भी फंक्शन है, जो भी बॉडी का फंक्शन है, ये सेल्स में होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी हमें सेल के अंदर कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तभी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। मतलब डिफरेंट पावर हाउस, जैसे एक ग्रिड स्टेशन होता है, डिफरेंट एरिया से उसको क्या आती है? सप्लाई आती है बिजली की, ठीक है। वो आगे से उसको किसको कितना देना है डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, कहाँ किस किस लेवल की एनर्जी चाहिए, ठीक है। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया भी सेम फंक्शन है, तभी इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है।